नावल नानी की नन्ही। राइटर राशिदा रिफ़त। नन्ही की नानी अस्मा चुगताई के कलम का शाहकार थी। सो तारीख अदब में अमर ठहरी। लेकिन नानी की नन्ही को तो ना तारीख से वास्ता था ना अदब से। वो तो असमत चुगताई के नाम तक से नावाकिफ थी। उसकी दुनिया तो अपनी नानी से शुरू होकर नानी पर ख़त्म हो जाती थी। और नानी का हाल भी उससे कुछ मुख्तलिफ ना था। उनके नवासे नवासियां बहती रहे, मगर नन्ही तो उनकी कुल कायनात थी। शम्सा उनकी सबसे छोटी और लाडली बेटी थी, जो पहली जिंदगी में ही किसी पेचीदगी का शिकार होकर दुनिया से मुंह मोड़ गई। हाँ, जाते जाते अपनी जीती जागती निशानी जरूर दे गई। नानी जो बेटी के यहाँ नए मेहमान की आमद का इस्तकबाल करने पहले से उसके ससुराल जा पहुंची थी। जब अस्पताल से बेटी की मैयत घर पहुंची तो वो अपने हवास ही खो बैठी। लेकिन इस नन्ही सी जान के लिए उन्हें मशीयत एज़दी को कबूल करते हुए सब्र का दामन थामना पड़ा। कि शम्सा के भरे पूरे ससुराल में कोई एक फर्द भी ऐसा न था जो भले कुछ वक़्त को ही सही पर ये ज़िम्मेदारी उठाने की हामी भरता। बच्ची की दादी तो खैर से 100 बीमारियों की पोटली थी ही। चाचियाँ, ताई, फूफी गर्ज़ हर किसी के पास बहाना तैयार था। किसी के बच्चे छोटे थे कि मज़ीद छोटा बच्चा पालना नामुमकिन, तो किसी के इतने बड़े कि बच्चा सँभालना ही भूल-भाल चुकी थी। घर भले से किसी का छोटा ना था, मगर सबके दिल इस नन्ही सी जान के लिए छोटे पड़ चुके थे। 10 दिन तक नानी मरहूमा बेटी के ससुराल में रही। बच्ची संभालना उन्हीं की जिम्मेदारी थी, लेकिन आखिर उन्हें यहाँ से जाना ही था। इन बेहिस लोगों के पास बच्ची छोड़कर जाने को दिल मानता, तो साथ ले जाने का कोई सबब न बनता। बेटी मर चुकी थी, मगर दामाद जिंदा सलामत था, जो बच्ची का बाप था, उसका कफ़ील था। वो भला अपनी बेटी से दस्तबरदारी क्यों इख्तियार करता, मगर ये भी नानी की भूल ही थी। 10 दिन बाद शर्मिंदा शर्मिंदा से अकील ने खुद ही उनसे कह दिया, शम्सा चली गई अम्मा। जी तो चाहता है उसकी निशानी सदा निगाहों के सामने रखूं, मगर मर्द जात को रोजी रोटी के चक्कर में घर से बाहर निकलना पड़ता है, और घर में कोई इसे संभालने को तैयार नहीं। अगर इसे आप अपने साथ ले जाएंगी तो मुझे इत्मीनान रहेगा कि मेरी बच्ची को आपकी शफकत भरी छाँव मुयस्सर है। और वैसे भी घर वाले मेरे अक़द सानी के लिए मेरे ताया की बेटी का इंतखाब कर रहे हैं। मैं नसरीन के मिजाज को जानता हूँ। वो मेरे साथ तो निबाह करेगी, लेकिन शम्सा की निशानी हरगिज कबूल ना करेगी। नानी ने सदमे से सर उठाकर दामाद को देखा। 10 दिन, सिर्फ 10 दिन हुए थे उनकी बेटी को उसकी जिंदगी से निकले हुए, और वो कितनी जल्दी उसकी जगह किसी और औरत को देने पर तैयार हो गया था। दूसरी शादी करना बिलाशुबा उसका हक था, लेकिन अभी तो मुहावरतन नहीं, हकीकतन उनकी बेटी की कब्र की मिट्टी भी ना सूखी होगी। अब इन बेहिस लोगों के दरमियान अपनी शम्सा की निशानी छोड़कर जाने का वो तसव्वुर भी ना कर सकती थी। सो अपना और बच्ची का सामान समेटा और इस नन्ही सी जान को सीने से लगाकर वापस घर आ गई। शम्सा के वालिद अरसा हुआ दागे मुफारकत दे चुके थे। सो अपने इस फैसले के लिए वो किसी के आगे जवाब देना थी। उनकी अपनी औलादों में से कुछ ने इस फैसले का खैर मकदम किया तो कुछ ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अम्मा का बुढ़ापा है, इस नन्ही सी जान को कैसे संभाल पाएंगी। मंजली बहू ने सबसे पहले दबी जुबान में एतराज़ उठाया। बहू रानी, अम्मा इस बुढ़ापे में भी तुमसे ज्यादा फुर्ती से घर के काम निपटाती हैं। अल्लाह इस बच्ची की खातिर मुझे सेहत और मजीद तंदुरुस्ती से नवाजे। मैं इसे खुद पाल लूंगी, किसी को परेशान होने की कतन जरूरत नहीं। उन्होंने अपनी पाटदार आवाज में जताया था। मैं तो वैसे ही एक बात कर रही थी। मंजरी बहू का चेहरा फीका पड़ गया। अब इस नन्ही सी जान का कोई नाम भी तो रख दे अम्मा। शम्सा से बड़ी आरफा ने जो भांजी को गोद में लिटाए नम आंखों से उसके नकूश में मरहुमा बहन को खोज रही थी। इस बात की तरफ माँ की तवज्जो दिलवाई। दादी अम्मा, इसका नाम स्नो वाइट रख दे। ये कितनी वाइट वाइट है ना। 9 साला इब्तहाज ने राय दी। सब मुस्कुरा दिए थे। ये इतनी नर्म और नाजुक है, इसका नाम तो नरमीन होना चाहिए। शम्सा के तीसरे नंबर वाले भाई ने मोहब्बत से भांजी को देखते हुए कहा, और सबको ही ये नाम बहुत पसंद आया। तो उस दिन से वो दुनिया वालों के लिए नरमीन कहलाई। हाँ, मगर रोजे अव्वल की तरह अपनी नानी के लिए वो नन्ही ही थी। उस नन्ही सी जान को पालकर उन्होंने दुनिया को हैरान कर डाला था। वो उसका छोटे से छोटा काम अपने हाथ से अंजाम देती थी। मुरव्वत और रवादारी में बहुएं हाथ बटाना चाहती भी तो नानी मना कर देती। किसी का एहसान लेना उनकी सरिश्त में ही ना था। वो बड़ी खुददार खातून थी, और फिर अल्लाह ने वाकई उनकी दुआ भी सुन ली। पहले के बरक्स वो खुद को ज्यादा सेहतमंद और चाको चौबंद महसूस करती थी। लेकिन उनकी हजार कोशिशों के बावजूद नरमीन की शख्सियत वैसे परवाना चढ़ रही थी
जैसी वो ख्वाहिशमंद थीं। वक्त ऐसी बर्क रफ्तारी से गुजरा था कि कभी नानी उंगलियों पर हिसाब लगाने बैठती तो हैरान रह जाती। इस सावन में उन्होंने नन्ही की 12वीं सालगिरह मनाई थी। वो बिल्कुल उनकी शमसा का अक्स थी। गुलाबियां घुली हुई सफेद रंगत, बड़ी बड़ी आंखें, लेकिन उनकी शमसा की आंखों में तो शोखी और शरारत रक्सा रहती थी। नन्ही मिजाज में माँ के बरक्स थी, कम गो और फितरतन बहुत हसास। किसी के मजाक में की गई बात पर भी वो घंटों आंसू बहा सकती थी। उसका चिड़िया जितना नन्हा दिल था, और नानी की निगाह बेशक बहुत कमजोर से ही, मगर अपनी नन्ही की आंखों का गीला फर्श उन्हें फौरन नजर आ जाता था। फिर पोते पोतियों की शामत आ जाती। नन्ही को किसने छेड़ा, किसने मजाक उड़ाया इसका, इसे किसकी बात से रंज पहुंचा। नन्ही बेचारी बौखलाकर घबराकर नफी में गर्दन हिलाते हुए नानी को रोकना चाहती, मगर नानी सबको लाइन हाजिर कर देती। उनके सभी पोते पोतियां बुला के हंसूड़ और खुशमिजाज थे। वो अपनी दादी की जवाब तलबी का हरगिज बुरा न मनाते। हंसी ठिठोल करते हुए दादी की खिदमत में पेश हो जाते। ये और बात कि उनकी हंसी मजाक की बातें नरमीन की आंखें नम करने का फिर से सबब बन जाती, और नानी का पारा और ऊपर चढ़ जाता। वो सबको ही खूब सलवातें सुनाती। बड़ी बहू और मंजली बहू अब तन्हाई में मिल बैठकर नानी की सादत पर खूब नाक मुंह चढ़ाती। 13वें बरस में कदम रख दिया है नरमीन ने, लेकिन अम्मा ने तो बिल्कुल ही हथेली का छाला बनाकर रखा हुआ है। अब ऐसी भी क्या नाजुक मिजाजी, जरा जरा सी बातों पर शहजादी साहिबा के दिल को ठेस पहुंच जाती है। जब देखो नानी के सीने में सर छुपाए टसवे बहाने में मसरूफ होती है। मंजली बहू अब इससे ज्यादा ही खार खाने लगी थी। ये और बात कि नन्ही के लिए अपनी नागवारी का इजहार वो सिर्फ जेठानी के सामने ही कर सकती थी। शौहर और शौहर की माँ के डर से नन्ही के साथ उनका बर्ताव बहुत शफकत आमेज होता था, और यही हाल उनकी जेठानी का था। एक दूसरे के सामने दिल के जितने मर्जी फफोले फोड़ लें, नन्ही को कोई तीखी निगाहों से घूरने तक की हिम्मत न कर पाता था। मामू भी मरहुमा बहन की निशानी समझकर खूब ही लाड उठाते। ऐसे में नन्ही की जूदरंजी कम से कम नानी की समझ से बाहर थी। कभी स्कूल से आती तो रो रो कर पपोटे सूजे पड़े होते। बता तो सही नन्ही, हुआ क्या है। नानी बेचैन होकर सवाल पर सवाल किए जाती, और नन्ही फिर से रोना शुरू कर देती। ए आपगीने, तू ही बता दे, तेरी क्लास उसके साथ वाली ही तो है, किसने क्या कह दिया मेरी नन्ही को। नानी अपनी पोती को आवाज देकर बुलाती। दादो, नन्ही को किसी ने कुछ नहीं कहा। आज उनकी पूरी क्लास का मैथ्स का टेस्ट खराब हुआ था। बाकी सबको तो स्टिक लगे थे, मगर टीचर ने नरमीन को डंडा तक नहीं मारा, बस सजा के तौर पर 10-15 मिनट खड़ा रखा था। मैं कल स्कूल जाऊंगी तेरे साथ, उस्तानी से कहूंगी कि आइंदा मेरी नन्ही को कोई सजा न दे। नानी नन्ही को पुचकारती। नन्ही रोते रोते फिर आदत के मुताबिक नफी में गर्दन हिलाना शुरू कर देती। नानी के साथ जाने का मतलब था कि सारी क्लास मिलकर उसका खूब ही मजाक उड़ाएगी। आप गिने वगैरह की जुबानी स्कूल में उसका निकनेम पहले ही मशहूर था। अक्सर लड़कियां उसे नन्ही कहकर छेड़ती थी। वो उन्हें कुछ कह तो ना सकती थी, हाँ आंसुओं के वाफर खजाने में से आंसू जरूर बहा सकती थी। सो बहा लेती, मगर हर बार नानी को जाने कैसे खबर हो जाती, और एक दिन वो वाकई उसके स्कूल पहुंच गई। बिन माँ की बच्ची है मेरी नन्ही, बाप ने कभी पलट कर खबर नहीं ली। चिड़िया जितना नन्हा दिल है मेरी बेटी का। आप इसे कुछ कहा ना करें, नानी ने उसकी क्लास टीचर को लजाजत से मुखातिब किया था। देखिए माँ जी, नरमीन बहुत अच्छी बच्ची है। पहले 2 साल से वो मेरी स्टूडेंट है। होनहार है, काबिल है, लेकिन दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं है। उसे अपने अंदर थोड़ी बहुत डांट डपट सुनने का हौसला पैदा करना चाहिए। मेरे दूसरे शागिर्द मेरी मामूली सी डांट को खातिर में ही नहीं लाते, लेकिन नरमीन को तो मैं ऊंची आवाज से पुकार बैठूं तो उसका रंग जर्द पड़ जाता है। आप ठंडे दिल से मेरी बातों पर गौर करें कि कहीं आपका बेतहाशा प्यार बच्ची के एतमाद में कमी का सबब तो नहीं बन रहा। उसे इस दुनिया में सरवाइव करना है, तरह तरह के लोगों को फेस करना है। उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहाली के लिए जरूरी है कि वो आप पर इन्हिसार करना छोड़ दे। टीचर संजीदगी से नानी से मुखातिब थी, और भले से उसके बहुत से लफ्ज नानी के पल्ले नहीं पड़े थे, मगर गुफ्तगू का मफहूम उनकी समझ में आ गया था। चंद दिन नानी बहुत परेशान रही। इस नहज पर तो उन्होंने कभी सोचा ही न था। नन्ही लड़की जात थी, वो सदा उसे अपनी निगाहों के सामने दुनिया से बचा छुपा कर तो नहीं रख सकती थी। कल कला को उसे ब्याहना भी था। उसकी उस्तानी से ही कहती थी, नन्ही में दुनिया का सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए, लेकिन वो मजबूर थी। कैसे अपनी नन्ही के सीने में चिड़िया जैसे दिल की बजाय मजबूत सा दिल रख सकती थी। वो तो शायद पैदाइशी तौर पर ही बहुत हसास बच्ची थी, वरना जितना लाड प्यार उसे ननिहाल में मिला, उसकी शख्सियत बहुत मजबूत और पुरएतमाद होनी चाहिए थी। नानी की समझ में ना आता था कि कैसे अपनी नन्ही की आदत और मिजाज बदले। यही परेशानी अपनी बड़ी बेटी से बयान की तो उसने फौरन माँ को हौसला दिया।
آپ काहे को फिक्र करती हैं अम्मा? नन्ही को कौन सा ब्याह कर कहीं और जाना है? इब्तहाज वहाज तो चलो इससे काफी बड़े हैं, लेकिन वलीद, सारम, अफान और नोमान अपने चारों पोतों में से जिससे मर्जी चाहे नन्ही को ब्याह दीजिएगा। खैर से चारों बच्चे ही काबिल हैं, सुलझे हुए और समझदार। नरमीन को ब्याह कर कहीं दूर भेजने की जरूरत ही क्या है। शाहिदा की बात से उनकी परेशानी दूर हो गई थी। उन्हें अपने बेटों पर पूरा भरोसा था। वो माँ के सामने हुर्फे इनकार लबों पर न ला सकते थे, लेकिन अभी ये बात करने का वक्त न था। नन्ही के ब्याह में काफी अरसा पड़ा था। वो जानती थी कि बच्चों के जहनों में कबल अज वक्त इस किस्म की बातें डालने से सही नताइज बरामद नहीं होते, सो उन्होंने दिल की बात दिल में ही रहने दी। वक्त का काम गुजरना है, सो अपनी रफ्तार से गुजरता गया। सेहतमंद और चाको चौबंद नानी अब बहुत ज़ईफ और लागर लगने लगी थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि जिस नन्ही जान की जिम्मेदारी उठाने के लिए उन्होंने रब से मोहलत तलब की थी, वो मोहलत अब खत्म होने को है। उनकी नन्ही अब एक नाजुक अंदाम दोशीज़ा का रूप धार चुकी थी। अब नानी जल्द अज जल्द उसके हाथ पीले करके अपने आखिरी फर्ज से भी सुबकदोश होना चाहती थी। उन्होंने एक रात बेटों बहुओं को अपने कमरे में बुलवाकर अपनी ख्वाहिश उनके सामने रखी। मैं चाहती हूँ तुम में से कोई नन्ही को बेटी के साथ साथ बहू का दर्जा भी दे दे। मेरी नन्ही बहुत हसास और मासूम लड़की है, इस चार दीवारी की आदी है। यहाँ उसकी जिंदगी सहल तरीके से गुजर जाएगी। कहीं और ब्याहने को मेरा जी नहीं मानता, वरना तुम जानते हो कि उसके रिश्ते आना शुरू हो गए हैं। और इससे पहले के फर्मा बरदार बेटे आपकी खुशी हमारे सर आंखों पर अम्मा जैसा कोई जवाब दे पाते, उनकी बहुओं ने जुबान खोली। मेरे वलीद की ख्वाहिश तो आपगीने के लिए है अम्मा। बड़ी बहू ने देवर की बेटी का नाम लिया था, और आपगीने भी नानी की पोती ही थी। इस बात से उन्हें खुशी हुई थी। अब उन्होंने मंजली बहू को सवालिया निगाहों से तका। वो दो अदद बेटों की माँ थी। दोनों नरमीन से बातरतीब 3 और 4 साल बड़े थे। उसका जोड़ बासानी किसी से भी बन सकता था। अफान तो बड़ी आपा की शाजमीन के लिए दिलचस्पी का इजहार कर चुका है, और नोमान को आप जानती हैं, उसकी पढ़ाई का सिलसिला दूर दूर तक खत्म होने का चांस नहीं। मास्टर्स का आखिरी साल है, फिर साहबजादे की ख्वाहिश एमफिल और पीएचडी की है। बल्कि अगर स्कॉलरशिप मिल गया तो वो तो बाहर जाने का भी ख्वाहिशमंद है। अगले 5 बरसों तक उसकी शादी का कोई इरादा नहीं। मंजली बहू ने भी हरी झंडी दिखाई थी। और सारम तो नरमीन को अपनी छोटी बहन समझता है। आप तो जानती हैं, हमेशा उसने बड़े भाइयों की तरह नरमीन के लाड उठाए हैं। वो कहता है, मैं तो ख्वाब में भी इस किस्म की बात नहीं सोच सकता। छोटी बहू ने भी डरते झिझकते कह डाला। ये नानी की खुश फहमी बल्कि गलत फहमी थी कि बहुएं उनकी दिली ख्वाहिश से बेखबर हैं, जबकि उनकी तीनों बहुएं हमेशा से जानती थी कि नवासी को हथेली का छाला बनाकर पालने वाली अम्मा मुस्तकबिल में भी जरूर नरमीन को उनके सर मुंडने की कोशिश करेंगी। सो तीनों का होमवर्क मुकम्मल था। जैसे ही नानी ने उनके सामने अपनी ख्वाहिश बयान की, उन्होंने झट बेऐब बहाने पेश कर दिए। नानी टुकर टुकर उनकी शक्ल देखती रही। बेटों ने माँ के दिलजोई की खातिर कहा कि वो अपने बेटों को समझाएंगे, लेकिन नानी ने धीमे से लहजे में मना कर दिया। बच्चों की जो ख्वाहिश है उसे पूरा कर दो। उनकी माएँ उनके दिल की खुशी बेहतर तौर पर जानती हैं। नई नस्ल के बच्चे हैं, किसी पर जोर जबरदस्ती की जरूरत नहीं। नानी ने कहकर पानदान अपने आगे खिसका लिया। ये इस बात का इशारा था कि महफिल बर्खास्त की जाती है। जरा अफसरदा से बेटे और खुशी छुपाने की कोशिश में नाकाम होती बहुएं कमरे से बाहर निकल गईं। उन्हें हरगिज अंदाजा ना था कि यह मुश्किल मरहला इतनी आसानी से तय हो जाएगा। भाभी, मैं आपको बताए दे रही हूँ कि बच्चों के कानों में ये बात कभी नहीं पड़नी चाहिए। आपका वलीद तो बेशक आप गिनने को पसंद करता है, लेकिन मेरा अफान दादी का बहुत फर्मा बरदार है। उसे पता चला कि दादी की क्या ख्वाहिश है तो झट नरमीन से शादी पर राजी हो जाएगा, जबकि मैं अपनी बड़ी आपा से उनकी बेटी का हाथ मांगने का इरादा रखती हूँ। आप भूले से भी वलीद के सामने ये जिक्र मत छेड़िएगा। वलीद और अफान की कितनी गहरी दोस्ती है, वो फौरन अफान को बता डालेगा। मंजली बहू के खदशात अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुए थे। ना बाबा, मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं बच्चों के कानों से ये बात गुजारूंगी। बस ये किस्सा तो ख़त्म ही समझो। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि हमारे खामदों ने माँ को फर्मा बरदारी दिखाने की कोशिश नहीं की। मैंने तो इब्तहाज के अब्बू से साफ कह रखा था कि अम्मा ने कभी इस किस्म की ख्वाहिश का अकेले में उनके सामने इजहार किया तब भी टाल मटोल से काम लेना है। गजब खुदा का, जिस बच्ची के 20 बरसों से नाज नखरे उठाते आ रहे हैं, उस छुई मुई को अम्मा सारी उम्र के लिए हमारे सर मुंडना चाह रही थी। अपनी बहुओं पर तो अम्मा ने सारी उम्र हुकूमत की, और अगर हम नरमीन को बहू बना लेते तो उसे सख्त बात कहना तो दरकनार, टेढ़ी आंख से देख भी ना सकते थे। वो अम्मा की नन्ही है, ढूंढ लेंगी इसके लिए कोई नन्हा काका। बड़ी बहू का लहजा आखिर में तमस्कुराना हो चला था।
دونوں دیورانیوں نے بھرپور کہکہے کے ساتھ ان کی بات کا لطف لیا تھا اور اپنے کمرے میں نانی مصلی بچھائے رب کی بارگاہ میں مناجات میں مصروف تھی۔ ویسے تو وہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تھی پہلی دعا اپنی ننھی کے بارے میں ہی مانگتی تھی، لیکن اب دعاؤں میں مزید شدت اور عاجزی در آئی تھی۔ اپنی روز بروز بگڑتی طبیعت سے وہ شدید خوفزدہ تھی۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی آنکھیں موندتے ہی ننھی کے لیے یہ مانوس چار دیواری بھی اجنبیت کا لبادہ اوڑھ لے گی۔ اسے جلد از جلد اپنے گھر بار کا کرنا اشد ضروری ہو گیا تھا۔ نانی کے صدقے دل سے مانگی گئی دعائیں بہت جلد قبولیت کا درجہ پا گئیں۔ معید اویس ولید کے بہترین دوستوں میں سے تھا۔ اس کی بہن کی شادی کی تقریب تھی۔ اس نے بصد اصرار کہا کہ ولید اپنی والدہ اور بہنوں کو بھی تقریب میں ضرور لائے۔ ولید کی اپنی دونوں بہنیں تو بال بچوں والی تھیں۔ ماں نے بھی پرائی شادی میں جانے سے انکار کر دیا۔ وہ آپ گینے کو ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن صرف آپ گینے کو ساتھ لے جانا اس گھر میں معیوب تصور کیا جاتا۔ سو آپ گینے نے بہت جتن کر کے نرمین کو بھی ساتھ چلنے پر راضی کر لیا۔ شادی کے پنڈال میں آپ گینے عادت کے مطابق نرمین کو تنہا چھوڑ کر معید اویس کی کزن سے دوستی گانٹ کر گپ شپ میں مشغول ہو گئی۔ اجنبی مجمع میں نرمین اکیلی بیٹھی گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ معید کا کئی بار کسی کام سے وہاں سے گزر ہوا۔ ہرنی جیسی آنکھوں میں وحشت سموئے وہ لڑکی معید کے دل کے تار چھیڑنے کا سبب بن گئی تھی۔ بہن کی شادی کا ہنگامہ سرد پڑتے ہی اس نے ماں کے سامنے دل کی خواہش بیان کر دی۔ معید تین بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، خوبصورت، پڑھا لکھا اور برسر روزگار۔ ماں کب سے اس پر شادی کے لیے زور دے رہی تھی، مگر وہ ہر بار ٹال جاتا۔ آخر اسے 2 برس چھوٹی بہن بھی ودا ہو کر پیادے سدھار گئی۔ جب اس نے پہلی بار جھجکتے ہوئے ماں کے سامنے شادی کی خواہش کا اظہار کیا، اکلوتے بیٹے کے سر پر صحرا سجانا ماں کے دل میں بھی برسوں کا دبا ارمان تھا، لیکن بہو کے انتخاب کو وہ اپنا اور اپنی بیٹیوں کا حق سمجھتی تھی۔ بیٹے کے منہ سے یہ ذکر سن کر وہ ششدر رہ گئیں۔ عافیہ کی شادی پر آپ نے دیکھا ہی ہوگا، ولید کے گھر سے 2 لڑکیاں آئی تھیں، ایک ولید کی منگیتر ہے اور دوسری اس کی مرحومہ پھوپھی کی بیٹی، نرمین نام ہے، اسی سال BA کے پیپرز دیے ہیں۔ سیدھی سادھی لڑکی ہے، مگر میں نے جیون ساتھی کا جو خاکہ ذہن میں بنا رکھا تھا، اس خاکے پر نرمین ہی پورا اترتی ہے۔ وہ نہیں تو کوئی نہیں۔ ماں کی گود میں سر رکھے آنکھیں موند کر نرمین کا سراپا تصور میں لاتے ہوئے وہ ہولے ہولے بول رہا تھا۔ زبیدہ بیگم جہاں دیدہ خاتون تھی، سمجھ گئیں صاحبزادے کے سر پر پہلی نظر کا عشق سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ یہ بھی جانتی تھی کہ بیٹا پیٹ کا پکا ہے، جو کام ضد اور طویل بحث و مباحثے کے بعد بھی انجام دینا ہے، تو وہ پہلے کیوں نہیں؟ ولید کو وہ جانتی تھی، اچھے گھر کا لڑکا تھا۔ اگر پہلے علم ہوتا کہ اس کے گھر میں شادی کے قابل لڑکیاں موجود ہیں، تو ہو سکتا ہے زبیدہ خاتون پہلے ہی اس کے گھر کا چکر لگا کر آ چکی ہوتی۔ وہ اور ان کی بیٹیاں معید کی دلہن کی تلاش میں کافی عرصے سے سرگرداں تھیں۔ جہاں بھی کسی مناسب لڑکی کے پائے جانے کا چانس ہوتا، ماں بیٹیاں دیکھنے پہنچ جاتی۔ معید کی ٹال مٹول کی وجہ سے کہیں بھی بیل منڈے نہ چڑھ سکی تھی، اور اب جب اس نے خود لڑکی کا نام لیا تو ماں بہنوں کو دلی کلک ہوا تھا۔ باہر کیف چہرے پر میک اپ اور خوش اخلاقی کی تہیں چڑھائے لڑکی دیکھنے پہنچ گئیں۔ لڑکی بے حد خوبصورت اور شکل سے ہی بہت بھولی بھالی اور معصوم لگ رہی تھی۔ زبیدہ بیگم نے لڑکی کو اوکے کر دیا اور بہت لجاجت سے اس کی نانی سے اس کا رشتہ مانگ لیا۔ ننھی کے 2 4 رشتے اور بھی آ چکے تھے، لیکن نانی کے من کو کوئی نہ بھایا تھا۔ اب شہزادوں جیسی آن بان والا معید ان کی ننھی کا طلبگار تھا، جس میں کوئی خامی ڈھونڈے سے نہ ملتی تھی۔ انہوں نے بیٹوں سے مشورہ کرنے کا کہہ کر رسمی مہلت مانگی اور چند دنوں میں لڑکے والوں کو ہاں کہلوا دی۔ شادی کی جلدی نانی کو بھی تھی اور لڑکے والوں کی طرف سے بھی جلد شادی پر اصرار تھا۔ یوں 1.5 ماہ بعد کی تاریخ باہمی مشورے سے طے پا گئی۔ نانی کے کمرے میں پڑی شاید انہی کے جہیز کی بڑی پیٹی، جس پر ہمہ وقت بڑا سا تالا پڑا رہتا تھا، اس کا ڈھکن کھولا گیا اور نرمین کے جہیز کے بہت سے قیمتی آئٹم اس میں سے برآمد ہوئے۔ جانے نانی چپکے چپکے کب سے اپنی ننھی کا جہیز اکٹھا کر رہی تھی۔ نانی کے جڑاؤ کنگن، جو کبھی نانا نے بہت چاؤ اور محبت سے نانی کو بنوا کر دیے تھے، مرحوم شوہر کی یہ نشانی انہیں اتنی عزیز تھی کہ کسی بیٹی بہو کو شادی پر نہ چڑھائے، وہ بھی سنار کو اجلوانے کے لیے بھیج دیے۔ ان کنگنوں کو اب ان کی ننھی کی کلائیوں کی زینت بننا تھا۔ بہویں تو بہویں، بیٹیاں بھی کچھ حیران اور خفا ہوئیں۔ میری افشاں کی شادی میں تو اماں آپ نے 10,000 نقد دے کر رسم نبھا دی تھی، اور نرمین کے لیے، ہاں میرا سب کچھ میری ننھی کا ہی ہے۔ خیر سے افشاں کے ماں باپ سلامت تھے، ننھی کا میرے سوا کون ہے؟ نانی نے بے لچک انداز میں بیٹی کو ٹوک دیا۔ نانی نے جس دھوم دھام سے نواسی کو بیاہا، دنیا ہکا بکا رہ گئی۔ خود معید کے گھر والے بھی حیران تھے۔
हर चीज उनकी तवक्को से बढ़कर थी। रोती बिलखती नानी से चिमट चिमट जाती। नरमीन रुखसत होकर पिया दे सुधार गई। नानी भी मुस्तकिल आंसू तो बहाए जा रही थी, लेकिन उन्हें अपना आप बहुत हल्का फुल्का लग रहा था। अल्लाह ने कंधों पर धरी भारी जिम्मेदारी बतरीके ahsan निभाने की तौफीक दी थी। कल रोजे हशर वो अपनी लाडली शमसा के आगे सुरखरू रहेंगी। नानी का रुआं रुआं अपने रब का शुक्रगुजार था। वलीमे की रस्म के बाद मामू भांजी को घर लाए तो सभी नरमीन को देखकर हैरान रह गए। 1.5 दिन में ही क्या रूप चढ़ा था उस पर। हंसी उसके लबों से जुदा होने का नाम न ले रही थी। नानी उसकी बलाएं लेती न थक रही थी। एक रात नानी के यहाँ गुजार कर सुबह वो मुईद के साथ वापस ससुराल सुधार गई और फिर उसका मामूल बन गया। हफ्ता 10 दिन बाद वो शौहर के साथ आती, घंटा 2 घंटा नानी के पास बैठती और फिर वापसी की राह लेती। मुमानियाँ रोकती रह जाती, 1-2 दिन तो ठहर जाओ नरमीन, अगली बार आऊंगी तो जरूर रुकूंगी मुमानी जान। नरमीन मुस्कुरा कर जवाब देती। उसकी शख्सियत का एतमाद उन लोगों को हैरत में मुब्तला कर देता जिन्होंने हमेशा उसे डरा सहमा और रोता बसोरता देखा था। तुम्हारी सास नंदी तो ठीक है तुम्हारे साथ? मंजली मामी कुरेदती। नंदी अपने घर बार की हैं मुमानी, और अम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उनका बर्ताव बहुत शफकत आमेज होता है। बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह प्यार करती हैं मुझे। नरमीन रसानियत से उनकी तसल्ली करवाती। चलो अच्छी बात है माशाअल्लाह। मुमानी सर हिला देती। बस नानी की तरफ से फिक्र रहती है कितनी कमजोर हो गई हैं। नरमीन पास लेटी नानी के बूढ़े वजूद पर निगाह डालकर उदासी से कहती, भली चंगी हूं मैं, तुम खुश तो मैं भी खुश। नानी उसे झट तसल्ली देती। मैं अगली बार वाकई आपके पास काफी सारे दिनों के लिए रहने आऊंगी। वो नानी का झुर्रियों भरा हाथ थामकर यकीन दहानी करवाती। तेरा शौहर और सास इजाजत दे तो ठीक है, वरना कोई जरूरत नहीं है आने की। यहाँ बहुत लोग हैं मेरा ख्याल रखने को, नानी समझाती। मगर सच तो ये था कि उनका अपना जी शिद्दत से चाहता कि कुछ दिन के लिए उनकी नन्ही उनके पास रहने को आ जाए। जिंदगी का अब कोई भरोसा न था। आती जाती सांसों की गिनती किसी भी वक्त रुक सकती थी। वो हर बार नरमीन के वापस जाने के बाद फिर से उसकी राह तकने लगती। उस रोज भी नरमीन ने फोन करके नानी को अपनी आमद के मुतल्लिक बताया। मैं दोपहर तक पहुंच जाऊंगी नानी, मोहित से मैंने पूछ लिया है। मैं 2-3 दिन आपके पास ही रुकूंगी। नानी फोन सुनते ही पुरजोश हो गई। मंजली बहू को बिरयानी पकाने का ऑर्डर दिया तो छोटी दुल्हन से नरगिसी कोफ्ते पकवाए। ये दोनों चीजें उनकी नन्ही बहुत शौक से खाती थी। इंतजार करते करते दोपहर से शाम हो गई। इब्तहाज उनका सबसे बड़ा पोता जो बीवी बच्चों के साथ इस्लामाबाद रहता था, आजकल छुट्टियां गुजारने आया हुआ था। नानी की बेचैनी देखी तो जेब से मोबाइल निकालकर नन्ही का नंबर मिलाया। कहाँ हो भाई, हम सब तुम्हारा इंतजार करते रह गए। सॉरी इब्तहाज भाई, मैं फ़ोन करके बताना भूल गई। मेरी सास की तबीयत कुछ ठीक नहीं, इसलिए आने का इरादा मुलतवी कर दिया। नन्ही ने शर्मिंदा होकर वजाहत दी। इब्तहाज ने नन्ही का उज़र नानी तक पहुंचा दिया। इतने शौक से मैंने बिरयानी और नरगिसी कोफ्ते बनवाए कि मेरी बेटी आकर खा लेगी, लेकिन चलो खैर। नानी को उसके ना आने का सुनकर खासा कलक हुआ था। बता तो रहा है इब्तहाज कि उसकी सास की तबीयत ठीक नहीं। जब वो नरमीन का इतना ख्याल रखती हैं तो उनके दुख तकलीफ में नरमीन को भी तो उनके पास होना चाहिए। मंजरी बहू ने चिढ़कर जताया। नानी ने महज हनकारा भरने पर इक्तफा किया। इब्तहाज ने दादी के चेहरे पर फैली मायूसी देखी तो झट प्रोग्राम तरतीब दे डाला। आप बिरयानी और कोफ्ते डोंगों में डलवाइए, मैं और ज़ारा नरमीन की तरफ हो आते हैं। उसकी सास की अयादत भी कर लेंगे और अगर उनकी तबीयत बेहतर महसूस हुई तो उनकी इजाज़त से नरमीन को अपने साथ 1-2 दिन के लिए ले आएंगे। परसों की हमारी भी वापसी है। अच्छा है नरमीन हमारे साथ भी कुछ वक्त गुजार ले, वरना उसकी शादी के बाद उससे ढंग से कोई मुलाकात नहीं हुई। इब्तहाज के कहने पर नानी खुश हो गई। उनका ये पोता हमेशा उनके दिल की बात पा जाता है। अपनी माँ की तेवरियों पर पड़ते बल नजरअंदाज करते हुए उसने हमेशा की तरह नरमीन का बड़ा भाई होने का सबूत दिया था। नानी और मामू के बाद नरमीन को अपने इस कज़न से बहुत मोहब्बत, अपनायत और बड़े भाइयों वाली शफकत मिली थी। उसकी बीवी ज़ारा भी अच्छी हंसमुख लड़की थी। दोनों मियाँ बीवी झटपट तैयार होकर बिरयानी, कोफ्ते और नन्ही की पसंद का चॉकलेट केक लेकर उसके ससुराल पहुंच गए। नरमीन उन्हें देखकर बेतहाशा खुश हुई। उसकी सास ने अलबत्ता बहुत सर्द मेहरी से उनके सलाम का जवाब दिया था। अब कैसी तबीयत है आंटी आपकी? ज़ारा ने खुश इखलाकी से दरियाफ्त किया। जिंदा सलामत हूँ बीबी, रूखे से अंदाज में टेढ़ा जवाब आया। ज़ारा चुप हो गई। आए भाभी कमरे में आ जाएं। नरमीन उन्हें अपने बेडरूम में ही ले आई। क्या बात है, तुम्हारी सास का मूड कुछ ऑफ लगता है। इब्तहाज ने धीमे लहजे में इस्तफसार किया। बस बीपी बढ़ रहा है, इसलिए मिजाज में कुछ चिड़चिड़ाहट आ रही है।
नरमीन ने रसानियत से जवाब दिया। आप लोग इजी होकर बैठे, मैं ठंडा पानी लाती हूँ। वो फिर कमरे से चली गई। मुझे तो नरमीन की सास बहुत बदइखलाक खातून लगी। अपने घर में तो सबकी जुबानी तारीफ सुनी थी कि नरमीन की सास बहुत अच्छी हैं, बहुत ख्याल रखती हैं उसका। ज़ारा ने शौहर के सामने हैरत का इजहार किया। वहाँ तो सब उन्हें वैसा ही समझते हैं जैसा नरमीन ने उन्हें पेश किया होगा। मुझे नरमीन से इस समझदारी की तवक्को न थी। अपने घर में सब लोगों की आदत तुम्हें पता ही है, ख्वामखा नरमीन पर तरस खाते और उसका तमस्खर उड़ाते। अपने घर की बातें घर में रखना ही दानिशमंदी है। इब्तहाज ने बीवी को मुखातब किया। कह तो आप ठीक रहे हैं, लेकिन हमारी नरमीन तो बहुत छोटे दिल की है। मामूली मामूली बातों पर घंटों आंसू बहाती थी। सास की बेरुखी का कितना असर लेती होगी। ज़ारा को हकीकतन अफसोस हो रहा था, लेकिन अभी उनकी हैरानी और अफसोस के लिए बहुत कुछ बाकी था। जरा देर बाद ही नरमीन की सास की पाटदार आवाज घर में गूंज रही थी। मैं जानती हूँ तुम्हारी नानी की चालाकियों को। खाना भेजने का तो बहाना था। पोते और पोते की दुल्हन को खास मकसद पर भेजा है कि जाओ बेटा, जाकर छापा मारो कि बच्ची किस हाल में रह रही है, और उसकी सास की तबीयत देखकर आओ कि बुढ़िया ड्रामे कर रही है या वाकई तबीयत खराब है। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल इब्तहाज भाई आजकल इस्लामाबाद से छुट्टियां गुजारने घर आए हुए हैं। नानी ने उन्हें। नरमीन जाने क्या वजाहत दे रही थी, मगर जुबैदा खातून ने फिर उसकी बात काट दी। देखो बीबी, मैके जाना हो तो चली जाओ, हमें बिला वजह जालम मशहूर करने की जरूरत नहीं। मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं तुम पर। क्या क्या अरमान नहीं थे बहू से मुतल्लिक। अल्लाह ने एक ही बेटा दिया, सोचा था बहू ऐसी ढूंढूंगी जो खिदमत गुजार होगी, माँ समझकर इज्जत देगी, लेकिन बेटे ने माँ को बहू ढूंढने की जहमत से ही बचा लिया। और ऐसा गौहरे नायाब ढूंढा जिसको ना घर से दिलचस्पी है ना घरदारी से। हर वक्त नानी के पास जाने की जल्दी लगी रहती है। पीछे घर में मुझे अकेली बुरी जान पर जो मर्जी बीत जाए, चकरा कर गिर पड़ूं तो कोई उठाने वाला ना हो। बेटा तो सुबह का गया रात को घर लौटता है। जुबैदा खातून तेज तेज बोलकर हाँफ गई थी। बातों में न रब्त था न सदाकत। लेकिन कमरे में बैठे इब्तहाज और ज़ारा साकत रह गए थे। बाहर सिर्फ जुबैदा बेगम की आवाज ही गूंज रही थी। शुरू में मिनमिनाकर जरा सी वजाहत देने की कोशिश में नाकाम होने के बाद नरमीन ने चुप साध ली थी। इब्तहाज बंद दरवाजे के पीछे से भी चश्मे तसव्वुर से नरमीन को देख सकता था। चुपचाप खड़ी, लरजती कांपती और आंसू बहाती। नरमीन जो किसी भी वक्त खड़े खड़े लुढ़क कर गिर भी सकती थी, वो ऐसी ही कमजोर असाब और नन्हे से दिल की मालिक थी। हमें आना महंगा ही ना पड़ जाए इब्तहाज, ज़ारा ने शोहर के कान में सरगोशी की। और इब्तहाज का तो खुद परेशानी के मारे बुरा हाल था। अगर नरमीन की हालत ज्यादा ही गैर हो गई तो वो क्या करेंगे। उसे खराब हालत में सास के रहमो करम पर छोड़कर जाना इब्तहाज की बरादराना गैरत के खिलाफ था। तो नाराजगी के इजहार के तौर पर अपने साथ ले जाना ज्यादा मुश्किल का सबब बन सकता था। वहां नानी की तबीयत भी ज्यादा ठीक नहीं थी। वो ये सदमा सहार पाएंगी भी या नहीं। और नरमीन के खामंद और सास ने अगर पलट कर खबर ही ना ली तो फिर इस मासूम लड़की का क्या मुस्तकबिल होगा। इस परेशानी के आलम में भी इब्तहाज जल्दी जल्दी सूरत हाल का तज्जिया करके किसी फैसले पर पहुंचना चाह रहा था। मैं बाहर जाकर नरमीन को हौसला दूं। आपको पता है ना उसका बीपी कितनी जल्दी लो हो जाता है। उसे तो कोई मामूली टोक दे तब वो रो रो कर आंखें सुजा लेती है। पूरी जिंदगी में किसी ने उसे इतना नहीं सताया होगा जितना उसकी सास उसे सुना रही है। ज़ारा की तशवीश बेजा नहीं थी। हाँ तुम बाहर जाओ, नरमीन की खैर खबर लो। नरमीन के मुकम्मल खामोशी से मतश होकर इब्तहाज ने बीवी को बाहर जाने की इजाजत दी, और इससे पहले ज़ारा सोच को अमली जामा पहनाती। दरवाजा खोलकर नरमीन अंदर आ गई। उसके हाथों में ट्रे थी जिसमें तवाज़ो का सामान था। ज़ारा इब्तहाज का हैरत के मारे मुंह खुले का खुला रह गया। फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक भी थी इब्तहाज भाई, लेकिन मैंने आपकी पसंद का रूह अफ़ज़ा बनाया है, लीमू निचोड़कर। बस उसी में ज़रा सी देर लगी। तुम ठीक तो हो ना नरमीन। इब्तहाज को उसका तरोताज़ा चेहरा देखकर भी यकीन न आया। आप अम्मी की बातों पर परेशान हो गए इब्तहाज भाई। नरमीन हौले से हंसी। कितनी बददिमाग और बदजुबान है तुम्हारी सास। तुमने कभी घर में इस बारे में जिक्र ही नहीं किया। ज़ारा ने सरगोशी के अंदाज में उसे मुखातिब किया। नानी को परेशान करने का क्या फ़ायदा था ज़ारा भाभी। फिर अल्लाह का शुक्र है मैं यहाँ बहुत खुश और मुतमईन हूँ। मोईद बहुत ख्याल रखने वाले और चाहने वाले शौहर हैं। उन्होंने ही अपनी माँ की साइकी से मुझे आगाह कर दिया था। वो तीनों बहनों के इकलौते भाई हैं। उनकी माँ उनके लिए खुद दुल्हन ढूंढना चाहती थी, जबकि मोहित ने मुझे पसंद कर लिया। शुरू शुरू में तो अम्मी का रवैया मेरे साथ बेहतर था। मोहित को अंदाजा तक ना हुआ कि वो पसंद की शादी करने पर उनसे खफा हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ उनकी नापसंदीदगी खुलकर सामने आ गई। मेरे लिए मोहित का बढ़ता इल्तफात उन्हें मजीद अदम तहफ़्फ़ुज़ में मुब्तला कर देता है।
حالانکہ معید ماں کے فرما برداری میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ مجھے بھی سمجھا رکھا ہے کہ جب امی پر ڈپریشن یا خفگی کا دورہ پڑے تو میں چپ سادھ لوں، سو اسی طریقے پر عمل کرتی ہوں۔ تھوڑی دیر میں بول کر خود ہی چپ ہو جائیں گی، بس پھر میں جا کر ٹھنڈے پانی کا گلاس پیش کر دوں گی۔ نرمین نے مسکرا کر وضاحت دی تھی، پلیز آپ نانی کو جا کر کچھ مت بتائیے گا، بلا وجہ پریشان ہوں گی۔ ابتہاج اور زارا حیرت کے مارے گمسم سے کھڑے نرمین کا یہ روپ دیکھ رہے تھے۔ جب اس نے انہیں دوبارہ مخاطب کیا، دونوں نے بمشکل گردن ہلائی۔ اس کی شخصیت کی یہ کایا پلٹ دونوں کو ابھی ہضم نہ ہوئی تھی، اتنا ٹھہراؤ، سکون اور اعتماد، یہ کسی طور نانی کی ننھی سے نرمین نہ لگ رہی تھی۔ اتنے میں بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر دھرا نرمین کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے پھرتی سے فون اٹھایا، موعد کا فون ہے۔ شرمگی مسکراہٹ نرمین کے لبوں پر پھیل گئی۔ اس نے دھیمے سے لہجے میں موعد کو سلام کیا، جواب میں وہ جانے کیا بولا تھا کہ اس کے گالوں پر حیا کی سرخی پھیل گئی۔ اچھا میری بھی تو سنیں۔ اس نے کچھ لمحوں تک اسے خاموشی سے سنا تھا، پھر بات کاٹتے ہوئے اسے ابتہاج اور زارا کی آمد کے بارے میں بتایا۔ معید نے اسے فون ابتہاج کو دینے کا کہا تھا۔ بہت گرم جوشی سے ابتہاج سے سلام دعا کے بعد اس نے ابتہاج کو رکنے کو کہا تھا۔ میں بس گھنٹے سوا گھنٹے تک پہنچ جاؤں گا ابتہاج بھائی، پھر ہم ڈنر اکٹھے کریں گے۔ ارے نہیں یار، کھانا پھر کبھی سے ہی، ابھی تو بس میں نکل رہا ہوں، زارا کو شاپنگ کروانے کے لیے لے کر جانا ہے۔ ابتہاج نے بہانہ بنایا، چلیں ٹھیک ہے، پھر میں اور نرمین کل آپ کی طرف آ جائیں گے، کل میرا آفس کا بھی آف ہے، ہم انشاءاللہ دوپہر کے کھانے سے پہلے پہنچ جائیں گے۔ نانی سے کہیے گا مزیدار سی بریانی پکوا کر رکھیں، اس نے بے تکلفی سے فرمائش کی تھی۔ یار تمہاری بریانی کے چکر میں ہی ہمیں یہاں آنا پڑا، آج نرمین نے گھر آنے کا کہا ہوا تھا، دادی جان نے پورا اہتمام کروا لیا، نرمین نہیں آئی تو ہم اس کی بریانی اور نرگسی کوفتے لے کر یہاں آ گئے۔ ابتہاج نے ہنستے ہوئے جتایا، سو سوری ابتہاج بھائی، واقعی نرمین کا آ جانے کا پروگرام تھا، میں نے سوچا تھا صبح آفس جاتے ہوئے اسے نانی کے پاس چھوڑ آؤں گا، ایک دو دن وہاں رہ لے گی، لیکن امی کی طبیعت کچھ ناساز تھی، اس لیے پروگرام ملتوی کرنا پڑا۔ لیکن یہ میری مسز کی ہی غلطی ہے کہ انہوں نے فون کر کے آپ لوگوں کو آگاہ نہیں کیا، ناحق آپ لوگوں کو انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی۔ معید شرمندہ ہو کر وضاحت دینے لگا، چلو ٹھیک ہے یار، کوئی مسئلہ نہیں، بس کل کا پروگرام پکا رکھو، ہم انتظار کریں گے تم دونوں کا۔ ابتہاج نے اسے مزید شرمندہ کرنا مناسب نہ جانا۔ ضرور ابتہاج بھائی، معید نے یقین دہانی کروا کر کال منقطع کر دی۔ ذرا سی دیر نرمین کے پاس بیٹھ کر دونوں میاں بیوی جانے کے لیے اٹھ گئے۔ دونوں نے شکر کیا کہ واپسی پر نرمین کی ساس کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس جھگڑالو خاتون کو الوداع کہنے کو دونوں میں سے کسی کا جینا چاہ رہا تھا۔ اپنی نرمین کتنی بدل گئی ہے نظارہ۔ واپسی کے سفر میں جب گاڑی مین روڈ پر رواں دواں تھی، ابتہاج نے بیوی کو مخاطب کیا۔ وہ خود اتنی دیر سے یہی سوچے جا رہی تھی، میاں کی بات سن کر مسکرا دی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ پرانی والی نرمین ہے۔ سسرال کیسی عجیب جگہ ہے، لڑکیوں کی ساری نازک مزاجی رخصت ہو جاتی ہے، عملی زندگی میں قدم رکھتے ہی زندگی کی کٹھنائیوں سے سمجھوتا کرنے کا سلیقہ آ جاتا ہے۔ ابتہاج کی بات درست تھی، وہ خود ماں باپ کی اکلوتی لاڈلی بیٹی، بھلے سے نرمین کی طرح کمزور دل کی مالک نہ سہی، پھر بھی ناز و نعم میں پرورش پانے والی تلخ مزاج سی لڑکی تھی۔ شادی کے بعد جو 1.5 2 سال جوائنٹ فیملی والے سسرال میں رہنا پڑا تو صبر، تحمل اور برداشت جیسے اوصاف خود بخود پیدا ہو گئے۔ وہ تو ابتہاج کی پوسٹنگ اسلام آباد ہو گئی، تب زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی چلی گئیں۔ اب تو 4 6 مہینوں میں آنا ہوتا تو یہاں بھی خوب پروٹوکول ملتا۔ زارا کو اپنی شادی کے بعد کے ابتدائی ایام یاد آنے لگے تھے، جبکہ ابتہاج نرمین کے بارے میں ہی بات کیے جا رہا تھا۔ جب تک نرمین کو نانی کا سہارا ملا رہا، اس میں خود اعتمادی پنپ نہ سکی، جیسے مرغی اپنے چوزوں کو پروں میں چھپا کر رکھتی ہے۔ دادی جان نے بھی نرمین کی پرورش کچھ ایسے ہی کی، لیکن دیکھ لو اب کیسی بااعتماد ہو گئی ہے۔ ہم اس کے بارے میں غلط اندازے ہی لگاتے رہے کہ ایسی دبو سی لڑکی کہیں اور جا کر رہ ہی نہ پائے گی۔ آپ کی بات جزوی طور پر درست ہے ابتہاج، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نرمین کو جو اعتماد نصیب ہوا ہے وہ اس کے شوہر کی محبت نے بخشا ہے۔ اگر اسے معید سے محبت اور اپنائیت نہ ملتی تو وہ آج بھی پرانی والی نرمین ہوتی، بھلے سے اس کی ساس اچھی ہوتی یا خرانٹ، اصل بات جیون ساتھی سے ملا ہوا اعتماد اور محبت ہے۔ آپ نے دیکھا، معید کا ذکر کرتے ہوئے نرمین کی آنکھیں کیسے جگمگانے لگی تھیں۔ زارا نے کہا۔ ابتہاج ہنس پڑا، اتنی باریک بین تم عورتیں ہی ہوتی ہو۔ جی جناب، میں خود ایک عورت ہوں، اسی لیے عورت کی نفسیات بہتر طور پر سمجھ سکتی ہوں۔ وہ اپنی بات پر مصر تھی۔ ابتہاج محض مسکرا دیا۔ دونوں میاں بیوی کے نقطہ نظر ایک دوسرے سے مختلف سہی، مگر دونوں ایک بات پر ضرور متفق تھے، نانی کی ننھی اب ننھی نہیں رہی تھی، وہ بڑی ہو گئی تھی، عقل مند اور سمجھدار۔
ابتہاج اور زارا نے صدقے دل سے اس کی ازدواجی زندگی کی خوشیوں کے دیر پا ہونے کی دعا کی تھی، اور رہی نانی تو ان کی دعاؤں نے تو ان کے بعد بھی ننھی کی زندگی کا احاطہ کیے رکھنا تھا۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔